सदरपुरा गांव तो मतलब काफी वहां स्थिति खराब थी। बावड़ी सूखी हुई, तालाब सूखे हुए, पानी की कोई व्यवस्था नहीं। और आज पता चल रहा है कि वहाँ पानी सारी जगहों पर लबालब भरी हुई है। उसके पीछे कौन सी बात काम कर रही थी? गांव वालों से बात की कि हम रिसोर्सेज हम लगाएंगे, जेसीबी हम लगाएंगे, मैन पावर हम लगाएंगे, अगर आपका सहयोग हो तो क्या हम इस तालाब को रिवाइव कर सकते हैं। तो एक तालाब को रिवाइव किया 4 साल पहले, और अगली बारिश में वो पूरा तालाब पानी से लबालब भर गया। इंसान के बारे में तो हर कोई सोचता है, लेकिन बेजुबान जानवर के बारे में। 1 क्विंटल आटे की पूरी बना के जी 4 साल से लगातार हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं जी, बंदरों को खिलाते हैं। नाडा की पहाड़ियों में एक वो तो बड़ा मतलब ऐसा प्राकृतिक दृश्य है, मनोरम, चारों तरफ पहाड़ियाँ और रास्ते। तो वहाँ एक मंदिर में जब दर्शन करने गया तो देखा वहाँ रामचरितमानस का अखंड पाठ चल रहा है, बरसों से चल रहा है। तो पता चला आपकी ही संस्था वहाँ भी जुड़ेगी। पहले रास्ते को हमने ठीक कराया तो लोग वहाँ पे जाने लगे। फिर हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे हम एक अखंड रामायण का पाठ कराएं। तो मैंने अपने किसी मिलने वाले से बात की, उन्होंने बोला कि शुरू कराओ। तो वो भी 4 साल पहले शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। आज वो मंदिर शनिवार और मंगलवार को उसमें लाइन लगती है। वस्त्रम शोरूम, तो इसके बारे में भी बताइए, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया और कैसे आप कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? और दिल्ली में आजकल फैशन बदलते ही कपड़ा चेंज कर देते हैं लोग। नया होने के बाद भी अगर फैशन बदल गया तो 1-2 बार पहन के छोड़ देते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन कपड़ों को हम गांव में डिस्ट्रीब्यूट करें। राजस्थान में कोटपुतली में एक शोरूम बनाया है प्रॉपर। वहाँ पे टेलर बैठा हुआ है बाहर। पहले उन सब कपड़ों की धुलाई होती है, फिर वो कपड़े अलग अलग, बच्चों के अलग, महिलाओं के अलग, पुरुषों के अलग, पूरी रैक्स हमने बना रखी है। लोग आते हैं, कपड़े पसंद करते हैं, फिर उनको लगता है कि किसी फिटिंग की भी ज़रूरत है तो टेलर बाहर ही बैठा है, वो बैठा है, वो फिटिंग करके भी देता है। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जैसे यहाँ दिल्ली में तो हम शादी के बाद भी एक बार पहन के अपनी शेरवानी और लहंगा हमें लगता है कि अब यूज नहीं आएगा, वो वहाँ पे लहंगा और शेरवानी लोग अपनी शादियों में यूज भी कर रहे हैं। लगभग 100-150 लोग डेली वहाँ से कपड़े ले रहे हैं। देखिए सब कुछ लोग ही कर रहे हैं। अगर मैं मेरी संस्था का अगर आप बैंक बैलेंस देखेंगे ना, उस साथ चलेगा जी। तो शुरू से लेके आज तक कभी भी 5 लाख रुपए से ज़्यादा का उसमें बैलेंस ही नहीं रहा। RML में हमने एक हेल्प डेस्क काउंटर बनाया जो कि OPD में हमारे जितने भी पेशेंट्स आते हैं जी, तो हमारे वॉलंटियर वहाँ घूमते रहते हैं जी। अगर उनको लगता है कि कोई बुजुर्ग है, कोई अपाहिज है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो हेल्प डेस्क काउंटर पे तो लोग आते ही हैं। इसके अलावा हमारे जो लोग घूमते रहते हैं OPD में, वो सबकी हेल्प करते हैं कि आपको कौन से डॉक्टर को दिखाना है। क्यों ना हम हमारा जन्मदिन RML अस्पताल के अटेंडेंट को खाना खिला के मनाएं। 10 को फ़ोन किया, जब 10 का मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला तो मैंने 100 लोगों की लिस्ट बनाई। मतलब अस्पताल में सेवाएं देना, मरीजों के जो परिजन हैं, गरीब मरीजों के परिजन, उनको भोजन करवाना, गांव के तालाब, बावड़ी, इन सारी चीज़ों को अभी मैं जो सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं दर्शकों को सब बताना चाहता हूं कि इन्होंने बेजुबान जानवरों को खाना खिलाना, इसके अलावा गरीब बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करना, फिर मेरे ख्याल से उन्हें वस्त्र देना, फिर शादी ब्याह में भी मेरे ख्याल से आप मदद करते हैं, वो एक काम है। फिर बंदरों वाली बात भी अभी आपसे पूछूंगा मैं। कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप काम नहीं कर रहे हैं? हर सप्ताह एक बस हमारी मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन जाती है जो बिल्कुल निःशुल्क होती है। वहाँ पे खाना, उनका रहना, बस भी एयर कंडीशन बस होती है। तो लगभग 3000 बुजुर्गों को मैं तीर्थ यात्रा करा चुका हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्डवाल।
हम चलते फिरते हर रोज अपने आसपास कई प्रकार की समस्याओं को देखते हैं और सरकार को दो बातें बोलकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, जिनके मानस पटल पर समाज की समस्याओं का गहरा असर होता है और वो खुद समाज में परिवर्तन लाने का न सिर्फ बीड़ा उठाते हैं बल्कि अपनी मेहनत और समर्पण से लक्ष्य को हासिल भी करते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे ही खास मेहमान हैं जो मानवता की अद्भुत मिसाल पेश कर रहे हैं। हमारे साथ आओ साथ चले संस्था के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष डॉक्टर विष्णु मित्तल जी हैं, जो आज राजस्थान के कोटपुतली को निखार रहे हैं। कोटपुतली क्षेत्र कभी पानी की समस्या से जूझ रहा था, लोग पलायन को मजबूर थे, लेकिन विष्णु मित्तल जी और उनकी संस्था आओ साथ चले के अथक प्रयासों का नतीजा है कि आज वहां बावड़ी, तालाब पानी से लबालब भरे हैं। निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में जुटे विष्णु मित्तल जी और उनकी संस्था आओ साथ चले आज हर रोज नए कीर्तिमान रच रही है। जहां एक तरफ कोटपुतली को संवारा जा रहा है, वहीं संस्था आओ साथ चले की ओर से राजधानी दिल्ली में भी ऐतिहासिक काम किया जा रहा है। अब संस्था की कैसे शुरुआत हुई, समाज सेवा में जुटी संस्था आज क्या कुछ काम कर रही है, इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं खुद डॉक्टर विष्णु मित्तल जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं। नमस्कार हरीश जी, नमस्कार। आप इतना कुछ कर रहे हैं, मतलब मैं जब सोच रहा था कि आपके बारे में क्या बोलूं तो मुझे लगा 5-7 मिनट तो इंट्रोडक्शन में निकल जाएगा। जो चीज़ें आप कर रहे हैं और इस उम्र में कर रहे हैं, जिस उम्र में लोग सिर्फ सपने देखना शुरू करते हैं कि अब हम यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, उस समय आपने इतना सारा कुछ काम किया। और आओ साथ चले के बारे में जब मैं देख रहा था विष्णु जी, तब मुझे समझ में आया कि आपसे लगता है कई दिन की बातचीत करनी पड़ेगी। फिर भी एक छोटा इंटरव्यू ज़रूर मैं लोगों के सामने रख रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि आपने क्या कुछ किया है। तो ये जो आओ साथ चले संस्था है, कहाँ, कैसे, मतलब कैसे इसकी यात्रा शुरू हुई? ये लगभग 5 साल पहले की बात है जी। तो मुझे किसी ने बताया कि आरएमएल अस्पताल की ओपीडी में लोगों को बड़ी समस्याएं रहती हैं। अगर किसी की डेथ होती है तो मोर्चरी से शव को लेने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मेरे से किसी ने कहा कि क्या आरएमएल अस्पताल में हम कुछ काम कर सकते हैं। तो मैं भी गया ओपीडी देखने और मैंने देखा कि 8 से 10 हज़ार लोग हैं वहाँ पे। बाप रे। और लोगों को ये परेशानी हो रही है कि कौन से डॉक्टर को दिखाना है, कहाँ पर्ची बनेगी, कहाँ पे टेस्ट होंगे, कहाँ पे दवाइयाँ मिलेंगी। दिल्ली के आसपास के प्रदेशों से भी कई पेशेंट्स थे, कुछ बुजुर्ग थे, कुछ अपाहिज लोग थे और लोगों को 2-2 दिन इस बात को पता करने में लग रहा था कि कौन से डॉक्टर को दिखाएं। ये तो है। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की और आरएमएल में हम गए, वहाँ के स्टाफ से सबसे मिले, पूरे मैनेजमेंट से हम मिले जी। और उनसे कहा कि हम आपके अस्पताल में ऐसे एक हेल्प डेस्क काउंटर सेटअप करना चाहते हैं। उनको भी अच्छा लगा और हमने लगभग 10 लोगों की एक टीम हायर की। जी। आरएमएल में हमने एक हेल्प डेस्क काउंटर बनाया जो कि ओपीडी में हमारे जितने भी पेशेंट्स आते हैं जी, तो हमारे वॉलंटियर वहाँ घूमते रहते हैं। जी। अगर उनको लगता है कि कोई बुजुर्ग है, कोई अपाहिज है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो हेल्प डेस्क काउंटर पे तो लोग आते ही हैं। इसके अलावा हमारे जो लोग घूमते रहते हैं ओपीडी में, वो सबकी हेल्प करते हैं कि आपको कौन से डॉक्टर को दिखाना है। और जब तक उसका पूरा चेकअप नहीं हो जाता, जब तक उसको दवाइयाँ नहीं मिल जाती, तो ऐसे उन पेशेंट्स के साथ रहते हैं। वाह। इसी तरीके से इमरजेंसी में जी। कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं कि सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया और कोई उनको लेके आ गया, जी। तो उसका जल्दी से जल्दी उस पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो, उनके घर वालों को जानकारी पहुंचे, जब तक उनके घर वाले आएँ, जब तक हमारे जो वॉलंटियर हैं वो उस पेशेंट की हेल्प करते हैं। जी। तो तब हमने सोचा कि एक ऐसी संस्था शुरू करें
जो आरएमएल में काम करें। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आरएमएल में अगर लोग शायद वहाँ ड्रेस भी पहने होते हैं, आओ साथ चले, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये मदद करते हैं। अगर वो ड्रेस पहनकर ना रहें तो पता ही ना चले कि ये रिश्तेदार हैं या कोई बाहर के लोग हैं या किसी संस्था के लोग हैं। जिस तरीके से मतलब भागते हैं, तेजी से लोगों की मदद करते हैं, खुद पूछते हैं जा करके। और मेरे ख्याल से अब तो ये कई अस्पतालों में आपने ये शुरू कर दिया है। और बाद में प्रसादम की भी कोई व्यवस्था की मैं देख रहा था, वो क्या है उसके बारे में जरा। तो आरएमएल में तो मेरा जाना होता ही था जी। तो मैंने देखा कि आसपास के शहरों से लोग आते हैं और बहुत ही गरीब लोग होते हैं जी। तो पेशेंट को तो खाना हॉस्पिटल में मिलता ही है, अटेंडेंट को किसी तरीके की खाने की समस्या ना हो। तो मैंने अपने दोस्तों से बात की, क्या हम आरएमएल अस्पताल में जो पेशेंट्स आते हैं उनके अटेंडेंट को खाना खिला सकते हैं। हम अपना जन्मदिन होटलों में मनाते हैं जी, पार्टी करके मनाते हैं। तो लगभग 10 दोस्तों को मैंने फ़ोन किया कि क्यों ना हम हमारा जन्मदिन आरएमएल अस्पताल के अटेंडेंट को खाना खिला के मनाएं। 10 को फ़ोन किया, जब 10 का मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला तो मैंने 100 लोगों की लिस्ट बनाई और 100 डेज का खाना उन 100 लोगों की तरफ से उनके जन्मदिन पे होगा। मैंने शुरू कर दिया जी। फिर मुझे लगता था कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, ये तो 100 ही हैं, लेकिन तब से वो कारवां चलता रहा और आज लगभग 1000 लोग ऐसे हैं जो अपना जन्मदिन, अपनी एनिवर्सरी, अपने माता पिता की पुण्यतिथि प्रसादम के माध्यम से पेशेंट्स के अटेंडेंट को खाना खिला के मनाते हैं। और ये मेरे ख्याल से कई अस्पतालों में चल रहा है, दिल्ली के 2 अस्पतालों में चल रहा है अभी, जहाँ लगभग हर अस्पताल के बाहर 1000 अटेंडेंट को हम खाना खिलाते हैं। कौन कौन से अस्पताल हैं? आरएमएल हॉस्पिटल और सफदरजंग हॉस्पिटल, ठीक है। और एक हॉस्पिटल है हमारा राजस्थान में कोटपुतली का सरकारी अस्पताल जी, जिसके बाहर भी 1000 लोगों को हम खाना खिलाते हैं। अब देखिए, ये आप जब बता रहे हैं ना, मतलब लोगों को लगता है कि इंसान सोचता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे नेक काम करने वालों या सोचने वालों की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग सोच के ही रह जाते हैं। आपने जो एक रास्ता शुरू किया वो इतना बड़ा हो चुका है कि अब देश की राजधानी दिल्ली में 2-2 अस्पताल जहां करवाना। अच्छा, जब आप कोटपुतली की बात कर रहे हैं तो मुझे शायद ये अंदाजा था कि आपकी शुरुआत कोटपुतली से हुई, आओ साथ चले संस्था की, लेकिन ये दिल्ली से हुई, ये तो और भी बड़ी बात है। तो मैं कोटपुतली की ओर आपको लेकर चलूंगा। वहां एक सदुरपुरा गांव है, मैं देख रहा था कि वहां पानी की भारी किल्लत थी। वैसे तो राजस्थान के बारे में ही पूरे देश में है कि वहां पानी की थोड़ी किल्लत होती है, लेकिन सदरपुरा गांव तो मतलब काफी वहां स्थिति खराब थी। बावड़ी सूखी हुई, तालाब सूखे हुए, पानी की कोई व्यवस्था नहीं। और आज पता चल रहा है कि वहां पानी सारी जगहों पर लबालब भरी हुई है। तो उसके पीछे कौन सी बात काम कर रही थी, फिर वहां कैसे चले गए ये सब कुछ लेकर? 4 साल पहले मैं अपने गांव गया जी, और अपने पिताजी से पूछा कि यहाँ पे पानी की क्या स्थिति है। जी। उन्होंने कहा कि अब तो हेडपंपों में भी पानी नहीं है और गर्मी के दिनों में तो इतनी समस्या हो जाती है कि 2-2, 3-3 किलोमीटर से टैंकरों से पानी मंगाना पड़ता है। गांव की महिलाएं बहुत दूर से पानी लेके आती हैं। जी, मैंने पूछा कि क्यों नहीं है पानी, पहले तो तालाब लबालब भरा होता था जी, और तालाब के पास जो मीठा कुआं था उसमें भी पानी था, जी, पूरा गांव वहां से पानी भरता था। जी, तो उन्होंने कहा कि अब तालाब में पानी नहीं आता है। जी। तो जब पहले पानी आता तो अब क्यों नहीं आता है? तो थोड़ा सा सोचा, मैंने देखा, गांव वालों से बात की तो कहीं एनक्रोचमेंट हो गया है जहाँ से पानी आता है, किसी ने दीवार बना ली है। तो उस तालाब में पानी नहीं होने की वजह से वहाँ के हेडपंप भी सूख गए और कुएं भी सूख गए। जी। तो गांव वालों से बात की कि हम रिसोर्सेज हम लगाएंगे, जेसीबी हम लगाएंगे, मैन पावर हम लगाएंगे, अगर आपका सहयोग हो तो क्या हम इस तालाब को रिवाइव कर सकते हैं। तो एक तालाब को रिवाइव किया 4 साल पहले, वाह, और अगली बारिश में वो पूरा तालाब पानी से लबालब भर गया। वाह। तालाब में पानी आने से वहाँ के कुएं में भी पानी आ गया और वहाँ के हेडपंप भी रिचार्ज हो गए। फिर वहाँ पे एक कुआं था, मीठा कुआं, जिससे पूरा गांव पानी भरता था। तो मैंने पूछा कि भाई पहले तो इस कुएं से पूरा गांव पानी भरता था, अब क्यों नहीं भरता है? तो मुझे गांव वालों ने बताया कि एक तो कोई जानवर कुएं के अंदर गिर गया था, इसकी वजह से तब से लगभग 7-8 साल पहले गिरा था, तो तब से इसमें कोई पानी नहीं भरता है। अच्छा। और दूसरा, खींचने का आजकल लोगों को अभ्यास भी
नहीं है, पहले तो रस्सी से हम पानी खींचते थे। तो मैंने कहा कि इस कुएं की सफाई करवा लेते हैं। कुएं की सफाई हो गई और अगली बारिश में वो कुआं लबालब पानी से भर गया। तो फिर गांव वालों से फिर बात की कि पानी तो अब आ गया है और कुआं की सफाई भी हो गई है, तो खींचने का अभ्यास खत्म हो गया। तो हमने कुएं के अंदर एक मोटर लगाई जी और कुएं के बाहर एक बहुत बड़ी टंकी बनवा दी जी। तो मोटर से पानी उस टंकी में आता है और उस टंकी से पूरा गांव पानी भरता है। तो इस तरीके से 4 साल पहले एक गांव में शुरू किया, फिर हमने ऐसे कर करके वहां के लगभग आसपास के 10 गांवों के तालाबों को हमने रिवाइव किया और उन सब तालाबों में पानी लबालब भरा हुआ। अब देखिए, ये बड़ी जबरदस्त कहानी है कि मतलब एक कुएं, हम तो एक सामाजिक प्राणी है, पूरा एक समाज है, और एक कुआं जो मीठे पानी का बड़ा स्रोत है, वहां एक जानवर गिरा। अब आप तो थे नहीं वहां पे, आप तो दिल्ली में मेरे ख्याल से बरसों से यहाँ पर आपकी कर्म भूमि इस समय यहाँ भी एक बहुत बड़ी, तो वो कुआं खत्म हो गया, मतलब किसी ने निकालने की कोशिश नहीं की और कुछ हुआ नहीं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। मतलब और मैं दर्शकों को ये भी जरूर बताना चाहूंगा कि अभी जब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं तो मुझे, क्योंकि मैंने पढ़ा है, मुझे पता है कि आप क्या क्या कर रहे हैं। मतलब इनफैक्ट ये बोलना जाना चाहिए कि क्या क्या नहीं कर रहे हैं। मतलब अस्पताल में सेवाएं देना, मरीजों के जो परिजन हैं, गरीब मरीजों के परिजन, उनको भोजन करवाना, गांव के तालाब बावड़ी, इन सारी चीज़ों को अभी मैं जो सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं दर्शकों को सब बताना चाहता हूं कि इन्होंने बेजुबान जानवरों को खाना खिलाना, इसके अलावा गरीब बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करना, फिर मेरे ख्याल से उन्हें वस्त्र देना, फिर शादी ब्याह में भी मेरे ख्याल से आप मदद करते हैं, वो एक काम है। फिर बंदरों वाली बात भी अभी आपसे पूछूंगा मैं कि क्या कुछ होता है। फिर एक पटका वाला भी है, वो भी आपसे सवाल पूछूंगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मतलब कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि इंसान के बारे में तो हर कोई सोचता है, लेकिन बेजुबान जानवर के बारे में मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर किसी के हित होते हैं। अब आपने क्यों किया, क्योंकि मैं एक बार जयपुर से लौट रहा था तो मैंने देखा कि वहां पर कुछ लोग बंदरों को खाना खिला रहे हैं, तो मैं भी वहां रुका। भाई बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है बंदरों को फल खिलाना या पुड़ियाँ खिलानी, तो फोटो भी हमने भी करवाए उसमें बच्चों के साथ। तो लेकिन पता चला कि यहाँ हर रोज कोई चुपके से आता है और रात में सैकड़ों, मतलब 50-60 किलोमीटर दूर, और पूड़ियाँ खिलाकर चला जाता है। फिर मेरी दिलचस्पी, मैंने पूछा कि भाई ये है कौन, कौन कर रहा है, तो पता चला आओ साथ चले। फिर आपके बारे में भी जानकारी मिल गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये प्रेरणा कहाँ से मिली, मतलब कहाँ आप दिल्ली में कर रहे हैं, फिर अपने गांव में चलिए नेता है आप करेंगे, आप जानवरों तक पहुंच गए, वो भी ऐसे जंगल में जहां कोई रहता ही नहीं है। हजारों बंदरों को, मोर को भी शायद आप दाना देते हैं क्विंटल भर। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे ये सारी चीजें आपके मन में आई? ये भी मेरे पास फोन आया लगभग 4 साल पहले जी, किसी मेरे दोस्त का, कि जो शाहपुरा में जो अरावली की पहाड़ियों में बंदर हैं जी, वो भूख की वजह से उनकी जान जा रही है, बंदर मर रहे हैं। क्योंकि जो राहगीर होते हैं जी, वो तो केले खिला के चले जाते हैं, लेकिन अंदर भी बहुत बंदर होते हैं और जो खिलाते हैं वो सफिशिएंट भी नहीं होते जी, हैं। पहाड़ियाँ सूख गई, पहले तो हरी भरी थी तो बंदरों को सब वहीं से सब कुछ मिलता था। जी, तो मैंने फिर सोचा कि क्या किया जाना चाहिए। बड़ा दुखी हुआ सुन के कि बंदर मर रहे हैं। जी, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना प्रसादम की तरह बंदरों के लिए भी कुछ वहाँ पे हम व्यवस्था करें। तो 1 क्विंटल आटे की पूरी बना के जी, 4 साल से लगातार हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, जी, बंदरों को खिलाते हैं। उसमें भी हमने यही कहा कि भाई अपना बर्थडे बंदरों को खाना खिला के आप मनाइए, अपनी एनिवर्सरी बंदरों को खाना खिला के आप अच्छा, मनाइए। वाह, तो वहाँ भी लोग जुड़ते गए। और आपको बताना चाहूँगा कि 4 साल में कोविड भी बीच में आया, जी, बिल्कुल, एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जो हमारा कार्यकर्ता वहाँ पे बंदरों को पूरी बांटने ना गया हो। और अब तो बंदरों को भी पता लग गया है कि टाइम हो गया है और अब वो पूरी लेके आने वाले हैं। उनकी वहाँ पे टेरिटरी है, बंदरों की भी टेरिटरी है। तो हमारे कार्यकर्ता गाड़ी को अलग अलग जगह पे
लेके जाते हैं और बंदरों को पूरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और उनको इतनी पहचान हो गई है कि वो उनके हाथ में ऐसे आके पूरी लेते हैं, जरा सा डर भी नहीं है हमारे किसी कार्यकर्ता को। तो मुझे भी इसका सौभाग्य मिला। और मैं जब गया और मतलब लोग जो टीवी में वायरल वीडियो होते हैं ना कि एकदम से पूड़ियाँ और केले और फल दे रहे हैं और सारे बंदर भाग भाग कर आ रहे हैं, ले रहे हैं, तो वो तो मतलब आपकी देन है। लोगों को पता नहीं चलता कि ये हो कहाँ से रहा है, कौन कर रहा है। और यही तो मतलब खासियत है कि समाज सेवा में पता ना चले और आप कर जाएं। अब बताइए बंदरों से इनको कौन सा वोट मिलेगा, आप खुद सोच सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से ये एक सराहनीय पहल है। मैं सारी चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा आपसे ज़रूर जानना चाहता हूँ। जैसे अभी मैं देख रहा था कि दिल्ली में जो बुजुर्ग हैं उनको तीर्थ यात्रा करने का बड़ा एक शौक होता है और हर किसी के जीवन में एक इच्छा होती है कि अब उम्र के इस पड़ाव में भगवान के दर्शन किए जाएं, भक्ति की जाए। वैसे तो हर उम्र में कर सकते हैं। अच्छा, आप करा रहे हैं, बड़ी बात यह है, लेकिन मैं ये देखता हूं कि चुनाव जब होते हैं तो हर कोई बड़े बड़े वादे लेकर जाते हैं कि अगर मुझे जिता दो तो मैं तीर्थ यात्रा कराऊंगा। और कई लोग नेता ढोल भी पीटते हैं। आपके तो एक चिर प्रतिद्वंदी भी हैं जो बोलते हैं हमने ही शुरू किया। अब उनको पता नहीं कि ये योजनाएं तो पहले से चली आ रही हैं, बहुत सारे राज्यों में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में, हर जगह चल रही है। बट एक व्यक्तिगत तौर पर, एक संस्था के तौर पर आप जो ये कराते हैं, तो ये कैसे आपके मन में ख्याल आया कि ये कराना चाहिए अब संस्था को? मेरे को याद है कि बचपन में मेरी दादी ने मुझे कहा कि मुझे मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन जाना है जी। और कितनी मुश्किल से, संसाधन नहीं होते थे, कितनी मुश्किल से मैं अपने बड़े भाई के साथ उनको मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन लेके गया। और आने के बाद जो उनकी फीलिंग थी, उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हो गए हैं जी। तो मुझे ऐसा लगा कि गाँव में और शहरों में भी आज भी ऐसे बुजुर्ग हैं जो किसी भी वजह से भगवान के दर्शन करने नहीं जा पाते हैं। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा इनिशिएटिव मैं शुरू करूं कि एक बस एक गांव से लेके जाऊं जिसमें बुजुर्गों और माताओं को मैं मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन की यात्रा कराऊं। तो 2 साल पहले मैंने गांव में शुरू किया था ये। फिर मुझे लगा कि दिल्ली में भी एक ऐसा शुरू करना चाहिए। तो लगभग 6 महीने पहले मैंने दिल्ली में भी शुरू किया और हर सप्ताह एक बस हमारी मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन जाती है, जो बिल्कुल निःशुल्क होती है। वहाँ पे खाना, उनका रहना, बस भी एयर कंडीशनड बस होती है। तो लगभग 3000 बुजुर्गों को मैं तीर्थ यात्रा करा चुका हूँ। अच्छा लगता है कि मेरी वजह से कोई मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन, और ये हर हफ्ते एक बस आती है हमारी। और अब मैंने ही सोचा है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा, जिसके लिए हमारी कई पीढ़ियां ये सपना देख रही थी कि कब राम मंदिर बनेगा, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी 22 जनवरी को हमारे राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो मैंने सोचा है कि राम मंदिर भी अब मैं अयोध्या भी मैं बस लेके जाऊंगा। अरे वाह, क्या बात है। मतलब ये तो निश्चित रूप से हर हफ्ते लगता है। मैं वैसे तो जा चुका हूँ, लेकिन लगता है अब आपकी बस से एक सीट हमको चेक करके जाना पड़ेगा देखने के लिए। लेकिन खैर, मैंने देखा है, मैं तो वो सारे वीडियो देखा, मैंने पढ़ा और तभी फिर इच्छा हुई कि ये सारी चीज़ें आपसे जानूं। और चूंकि आप खुद बता रहे हैं तो लोगों को ये पता चलेगा कि आप किस भावना के तहत ये चीज़ें कर रहे हैं। मैं इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोटपुतली के आसपास जब राजस्थान में मैं घूम रहा था तो नाडा की पहाड़ियों में एक वो तो बड़ा मतलब ऐसा प्राकृतिक दृश्य है, मनोरम, चारों तरफ पहाड़ियाँ और रास्ते। तो वहाँ एक मंदिर में जब दर्शन करने गया तो देखा वहाँ रामचरितमानस का अखंड पाठ चल रहा है, बरसों से चल रहा है, और कई सारे पुजारी बड़ी तल्लीनता के साथ। और हम जिस कॉन्सेप्ट में काम करते हैं कि पूरी धरती शांतिपूर्ण तरीके से रहे, सब अच्छे से रहें, तो पता चला आपकी ही संस्था वहाँ भी जुड़ी हुई है। तो उसके पीछे क्या राज है? देखिए, मंदिर पहले सामाजिक और धार्मिक आस्था के केंद्र होते थे जी। जब कभी गांव में पंचों की बैठक होती थी तो भी मंदिर में होती थी जी।
गांव में बाहर से कोई व्यापारी आता था तो वो मंदिर में रुकता था। जी ऐसे न जाने कितने काम ऐसे जो मंदिर में होते थे। जी तो ये जो नाडा का मंदिर है ये बहुत ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर था, जी जिसमें पहले लोग जाते थे, लेकिन अब आजकल लोगों की पैदल जाने का अभ्यास खत्म हो गया। तो हमने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले इसके रास्ते को हम ठीक कराएं। तो हमने गांव वालों के साथ मिलके, और वहाँ के भी बहुत सारे लोगों का सहयोग है, ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही कर रहा हूँ। पहले रास्ते को हमने ठीक कराया तो लोग वहाँ पे जाने लगे। फिर हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे हम एक अखंड रामायण का पाठ कराएं। तो मैंने अपने किसी मिलने वाले से बात की, उन्होंने बोला कि शुरू कराओ। तो वो भी 4 साल पहले शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। आज वो मंदिर शनिवार और मंगलवार को उसमें लाइन लगती है। अच्छा। हाँ, और इतने पक्षी वहाँ पे आते हैं, जो आपने अभी बात की थी कि जी, भाई जी, जी। उनके लिए आप सोच रहे हैं, तो पक्षी इतने वहाँ पे होते थे कि पहले पक्षी भी भूख के मारे उनकी भी जान जा रही थी। तो हमने सोचा कि इनके लिए भी कुछ करें। तो 1 क्विंटल रोज बाजरा उन पक्षियों के लिए भी हम वहाँ पे, हमारी संस्था के पक्षियों लोग, के लिए, मोर के लिए भी। मोर वहाँ पे अलग अलग टाइम फिक्स है कि एक समय पे मोरी आते हैं, अच्छा। एक अरे समय पे कबूतर आते हैं, वाह। एक समय पे चिड़िया आती है, सबका वहाँ पे टाइम फिक्स है। जी तो उनके एक अपने आप में वो तो एक देखने की चीज है। तो फिर वहाँ पे पानी का अरेंजमेंट, अभी तो सब कुछ वहाँ पे इतना हरा भरा वो हो गया है, जी जी जी। बहुत ही अच्छा। अच्छा, जब मंदिर की बात हो रही है तो मंदिर के शायद पास में ही केशव वाटिका आप लोगों ने कुछ बनाया है, जहाँ पेड़ पौधे लगाए हैं, फिर विद्यार्थियों के लिए एक लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की है, कपड़ों की भी व्यवस्था की है, बुजुर्गों के लिए। तो थोड़ा उसके बारे में भी ज़रा बताइए विस्तार से। वो हमने गांव में सोचा कि क्यों ना गांव के लोगों को फल गांव में ही मिले। जी तो हमारे तालाब के पास एक बहुत बड़ा एरिया था जो जिसके अंदर बहुत सारी झाड़ियाँ और इस तरीके से थी। हमने सोचा क्यों ना हम वहाँ पे फलों के वृक्ष लगाएं। तो हमने वहाँ पे फलों के वृक्ष लगाए, जी। और हर गांव के बाहर भी हमने फलों के, हर घर के बाहर भी हमने गांव में फलों के वृक्ष लगाने का अभियान शुरू किया, जी ताकि गांव के लोग फलों के लिए, गांव के लोगों को बाहर ना जाना पड़े और एक पौष्टिक आहार उनको फलों के रूप में मिले। तो वो भी बड़ी अच्छी अब हो गई है। और मुझे कोई बता रहा था कि बड़े मीठे अमरूद वहाँ पे लगने शुरू हो गए हैं। लोगों को मीठे अमरूद मिल रहा है और आपको उनका आशीर्वाद मिल रहा है। एक वस्त्रम शोरूम, ये भी मैं पढ़ रहा था, तो इसके बारे में भी बताइए, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया और कैसे आप कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं वहाँ पे। वस्त्रम का तो मुझे लगा कि मैं देखता हूँ कि मेरे कितने कपड़े जो पुराने हो गए, तो हम देखते हैं कि क्या करें इनका। जी। तो इधर उधर हमको देने चले पड़ते जाते थे। हैं, हाँ। और गांव में बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है कपड़ों की, और दिल्ली में आजकल फैशन बदलते ही कपड़ा चेंज कर देते हैं लोग। नया होने के बाद भी अगर फैशन बदल गया तो 1-2 बार पहन के छोड़ देते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन कपड़ों को हम गांव में डिस्ट्रीब्यूट करें। जी तो दिल्ली से हमने कपड़ों का कलेक्शन शुरू किया, और वहाँ पे राजस्थान में कोटपुतली में एक शोरूम बनाया है प्रॉपर। वहाँ पे टेलर बैठा हुआ है बाहर, पहले उन सब कपड़ों की धुलाई होती है, फिर वो कपड़े अलग अलग, बच्चों के अलग, महिलाओं के अलग, पुरुषों के अलग, पूरी रैक्स हमने बना रखी है। लोग आते हैं, कपड़े पसंद करते हैं, फिर उनको लगता है कि किसी फिटिंग की भी जरूरत है, तो टेलर बाहर ही बैठा है, वो हाँ बैठा है, वो फिटिंग करके भी देता है। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जैसे यहाँ दिल्ली में तो हम शादी के बाद भी एक बार पहन के अपनी शेरवानी और लहंगा, हमें लगता है कि अब यूज नहीं आएगा, वो वहाँ पे लहंगा और शेरवानी लोग अपनी शादियों में यूज भी कर रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। तो लगभग 100-150 लोग डेली वहाँ से, हमने सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे लगा रखे हैं, डेली फुटेज हमारे पास आती है, लगभग 100-150 लोग डेली वहाँ से कपड़े लेने आते हैं। बहुत, मतलब अगर लोग शादियों में पहन रहे हैं तो इसका मतलब नए गरीबों कपड़े। के भी सपने आप पूरे कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा, नए मैं कपड़े एक होते और हैं। चीज, जब कपड़ों की बात हो रही है तो शायद आपने कुछ नया कॉन्सेप्ट भी शुरू किया है कि मैंने देखा कि नेताओं को जो पटके, जो अंग वस्त्रम है, वो जो पहनाए जाते हैं, अब आप तो नेता हैं, हम लोग भी अगर कहीं जाते हैं तो अंग वस्त्र दिए जाते हैं, बट वो एक समय के बाद इतना हो जाता है कि वो वेस्ट हो जाता है। तो फिर आपने उन पटकों के साथ, अंग वस्त्रम के साथ भी बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, वो बहुत ही अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि लोगों को बताइए कि क्या किया आपने।
देखिए, आइडिया तो हमारे शीर्ष नेतृत्व से ही मेरे पास आया जी कि ये पटके बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि क्या इनकी ड्रेसेस बन सकती हैं। जी तो ड्रेस बना के देखी तो बहुत अच्छे कपड़े बने। जी फिर हमने ये किया कि क्या हम कपड़े एक सेवा बस्ती की बहनों से बनवा लें। जी तो हमने एक झुग्गी सेवा बस्ती में कुछ महिलाओं को बोला कि भाई इस तरीके से कपड़े बनने हैं। जी तो कपड़े बनवाने शुरू किए तो कपड़े बहुत ही अच्छे बने। जी तो उनको हम 50 रुपये पर पेयर कपड़ा बनाने का देते हैं और झुग्गी के बच्चों को ही हम हर मंथ वितरित करते हैं। तो अलग अलग सेवा बस्ती में हम वो कपड़े वितरण की योजना हमने बनाई। अभी लगभग 500 ड्रेसेस हमने अभी रिसेंटली 1 महीने पहले हमने बांटी है। लगभग 300 और तैयार हो गई है। तो पटके इकट्ठे करते रहते हैं और वहां से बनवा के उनको रोजगार भी मिले, रोजगार भी मिल रहा है और कपड़े भी मिल रहे बच्चों हैं। को अब वो जो सिल रहे होंगे उनको पता है कि अपने में से ही किसी को मिलना है। वाह। लेकिन एक बात बताइए कि अब थोड़ा सा हट करके मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि एक तरफ इतना बड़ा काम आओ साथ चले के साथ, ये सारे समाज सेवा के काम, और उसमें निस्संदेह ये बोल सकता हूँ मैं कि बहुत सारे का तो सामाजिक जीवन से भी कोई एक नाता नहीं, राजनीतिक जीवन से, सामाजिक जीवन से तो है, और दूसरी तरफ आपकी राजनीति में सक्रिय भूमिका, और आप सीए हैं बाय प्रोफेशन। तो कैसे ये सब कुछ मैनेज करते हैं? मैनेज तो देखिए कि आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कुछ करने की। तो राजनीति में हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों की सेवा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मंत्री बन के करूँ जी। कुछ भी छोटा छोटा शुरू करके मैं क्या समाज के लिए कर सकता हूँ वही कोशिश करता हूँ। और सच में एक बहुत बड़ा ये स्ट्रेस बूस्टर है। जब राजनीति में हम इतना सारा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो स्ट्रेस भी होता है, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चलो मैं कुछ तो कर रहा हूँ, चाहे भले ही छोटा कर रहा हूँ जी। एक छोटा सा इनिशिएटिव प्रसादम का शुरू किया और आज मेरी वजह से अगर 3000 लोगों को अगर डेली भोजन मिल रहा है तो बहुत अच्छा लगता है। और सब चीज़ें अपने आप व्यवस्थित हैं। मैं कोशिश करता हूँ, मैं भी खुद प्रसादम में जाता हूँ जी खाना बांटने, ताकि हमारे कार्यकर्ताओं के भी उत्साह बढ़े। ओपीडी में भी जाता हूँ कई बार देखने। तो टाइम वेस्ट करने के बजाय टाइम का थोड़ा सा मैनेजमेंट कर लेता हूँ और इन सब चीज़ों। देखिए आपके प्रयास, आप जिससे छोटा छोटा कह रहे हैं, आपने छोटी छोटी कोशिश ज़रूर की होगी, लेकिन ये प्रयास तो बहुत बड़े हो गए। ये तो एक जैसे कहते हैं ना वट वृक्ष की तरह हो गया। तो आपको जब लोग देखते हैं, मिलते हैं, या अभी भी जब इंटरव्यू लोग देख रहे होंगे, तो आपको एक नज़र में देखकर ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि आप इतने सारे काम कर रहे हैं। कोई नेता के तौर पे जानता होगा, कोई बाय प्रोफेशन सीए के तौर पर। तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका सफ़र बचपन से लेकर और पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा, जरा संक्षेप में ही सही, या आप जैसा बताना चाहें, थोड़ा अपने सफ़र के बारे में बताइए कि कैसे यहाँ तक पहुँचा। भाई आपने भी, जैसे लोग अपने लिए एक प्रोफेशन चुनते हैं, क्या आपने सीए ही बनना चुना, फिर सीए से आप नेता बन गए, फिर ये सारे समाज सेवा के काम, तो ज़रा अपने बारे में बताइए। मेरा जन्म तो राजस्थान के एक बहुत छोटे से गांव में हुआ जी। और कोटपुतली के पास मेरा गांव है, सुधरपुरा जी। और मैंने वहाँ पे देखा, एक बार अकाल पड़ गया था, लोग बड़ा परेशान थे जी। एक मेरे दोस्त को टीबी हो गया था, टीबी जी, और जिसका वहाँ पे इलाज नहीं था। तो मैं बचपन में 8th क्लास में था, उसको अपने जो गुल्लक में जो पैसे इकट्ठे होते हैं उसको तोड़ के वहाँ से गांव से उसको शहर लेके आया और उसका इलाज करवाया। आज वो सही सलामत हमारे साथ में। और उसकी माँ जब आज भी मेरे से मिलती है तो उसकी माँ की आंखों में भी आंसू होते हैं और मेरे आंखों में भी आंसू होते हैं। तो वहाँ से शुरू हुआ, देखा, गरीबी देखी, लोगों के बीच में रह के देखा, तो मुझे लगा कि मुझे समाज सेवा के लिए कुछ करना चाहिए। तो सपना तो कलेक्टर बनने का था। अच्छा, अरे वाह, यूपीएससी। तो फिर पहले सीए बना। सीए बनने के बाद मैंने घर वालों को कहा कि अब आईएएस करना है, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी। और घर वालों ने कहा कि भाई हम वेट कर रहे थे कब सीए बनोगे और हमारी हेल्प करोगे। तो मैं फिर आईएएस नहीं बन पाया, इस वजह से मैं जॉब करने लग गया। फिर मैंने देखा कि सीए बनने के बाद फिर मैं तो उलझ गया हूँ इन सब चीज़ों में, अब कैसे समाज की सेवा करूँ जी। तो फिर मैंने सोचा,
संघ से भी जुड़ा हुआ था पहले बचपन से, जी तो कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मैंने जुड़ने का सोचा। जी और ये कि अगर मैं, फिर मेरे से लोग ये भी पूछते थे कि भाई समाज सेवा करने के लिए राजनीति में आने की क्या जरूरत है, वो तो वैसे भी कर सकते हो। जी, कर ही रहे हैं तो वो तो मैं वैसे कर ही रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि क्या पता मैं पब्लिक एट ए लार्ज कर पाऊँ, जी इसलिए फिर राजनीति में मैंने 2010 में मैं आया। जी। और राजनीति के साथ साथ कोशिश करता हूँ आज भी कि सेवा भी मेरी साथ में चलती रहे। वाह, बहुत बढ़िया। और आज मेरे ख्याल से आप दिल्ली भाजपा में कोषाध्यक्ष रहे काफ़ी लंबे समय तक। जी, जी। फिर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष भी हैं। जी। तो वहाँ पर भी तो आपके साथ पास बड़े सारे दायित्व होंगे, तो मतलब मैनेज हो जाता है ये सारा कुछ? हाँ, मैनेज हो जाता है, करना पड़ता है मैनेज, पड़ता है। और अच्छा लगता है जी कि आप जिस भी लेवल पे हैं कुछ तो कर पा रहे हैं ना। मैं तो आज मेरा शायद इंटरव्यू भी पहली बार आपके यहाँ पे हो रहा है। जी मेरे बहुत सारे मीडिया के फ्रेंड्स ने पहले भी कहा कि क्या क्या सेवा के काम करते हो, जरा बताओ। जी तो मैं हमेशा यही कहता था कि भाई जो करने वाला तो ईश्वर है, शायद मैं तो माध्यम हूँ। जी तो मैं कभी ऐसा, मुझे शो करना ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा भी नहीं लगता। जी जी। और आज आपके साथ बैठा हूँ तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या मैं क्या बखान कर रहा हूँ। आपने बड़ा मेहनत किया, लेकिन एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे खर्च मैंने, चूंकि देखिए करना तो हर कोई चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। तो आप युवा राजनेता हैं और सब कुछ आप ईश्वर की दया से कर भी रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें देख रहा हूँ मैं, कहीं तो आप मैनेज करते होंगे, बट इतना सारा खर्च, चाहे 1 क्विंटल दाना, बाजरे का दाना खिलाना हो, या सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर लेते हैं? देखिए, सब कुछ लोग ही कर रहे हैं। अगर मैं मेरी संस्था का अगर आप बैंक बैलेंस देखेंगे ना, उस साथ चलेगा जी तो शुरू से लेके आज तक कभी भी 5 लाख रुपए से ज्यादा का उसमें बैलेंस ही नहीं रहा। ओहो, वाह, अपने आप ही, जैसे मैंने बताया कि ये तो प्रसादम बहुत बड़ी में, बात है। हाँ, प्रसादम में अपने आप ही लोग जुड़ते गए, जी। प्रसादम चल रहा है। जी वस्त्रम में हमारा कोई बहुत खर्चा होता ही नहीं है, जी। क्योंकि वो कपड़े हम इकट्ठे करके बस जी। एक टेलर को हम सैलरी देते हैं। जी ठीक है। हम जो तीर्थ यात्रा लेके जाते हैं उसमें भी हमारा धर्मशाला पे, वहाँ पे खाना हमारा, हमने किसी से बोल रखा है कि भाई आपकी तरफ से खाना होगा। कभी किसी को बस बोल देते हैं कि भाई इस बार की बस आपको भेजनी है। तो बस इसी तरीके से चल रहा है, और कभी सोचा ही नहीं कि सरकार से कुछ लें। कई बार कहते हैं लोग कि आप सरकार का ये प्रोजेक्ट आ रहा है, आप ले लो। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सरकार तो कर ही रही है, हम हमारे एफर्ट्स से समाज के लिए क्या कर सकते हैं वो महत्वपूर्ण। वो हमें करना है। और कभी सोचा ही नहीं। मैं तो ट्रेजरर रहा 7 साल पार्टी का, अगर मैं तो किसी को भी बोलूंगा तो कितना भी मेरे लिए भी कोई कर देगा, लेकिन कभी सोचा ही नहीं कि हमारा कभी बैंक बैलेंस भी रहेगी। कभी भी आज तक कभी भी 5 लाख रुपए से ज्यादा का बैलेंस रहा नहीं। कमी उस ज्यादा रहा ही नहीं। और जैसे कम होने लगता है, किसी न किसी का सहयोग आ जाता है अपने आप। देखिए, बड़ा संजीदगी और सादगी के साथ आपने बता दिया कि मतलब इसका मतलब ये है जो मैं कह रहा था कि इस देश में या पूरी दुनिया में अच्छे काम, नेक काम करने वालों की कमी नहीं है। इच्छा है, वो ढूंढते हैं कि कौन सी जगह ऐसी है जहां पैसा बेकार ना जाए। मतलब लोग, अब देखिए ना, जैसे बोलना नहीं चाहिए बट चूंकि आप राजनेता भी हैं, कि जब ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ तो पूरी दुनिया से लोग इकट्ठा हुए, पूरी दुनिया से लोग नौकरी छोड़ छोड़ कर आए। और बाद में जब इन्होंने, हमारे केजरीवाल जी ने पार्टी बना ली, तो वहां पर भी लोग आए। अभी मैंने एक इंटरव्यू किया था, एक अमेरिका के डॉक्टर हैं मुनीश रायजादा, तो वो सब कुछ छोड़ करके उन्होंने फंड रेज भी किया, सिर्फ इस उम्मीद में कि चलो भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ अच्छा हो रहा है। बाद में लगा कि अरे ये तो गलत हो गया, और वो आज उनके सबसे बड़े माने सियासी शत्रु आप कह सकते, सियासी भी नहीं, वो राजनीति तो कर नहीं रहे। मतलब उन्होंने ये मुझे कहा कि मेरी जीवन की असली दिवाली तब बनेगी जब ये केजरीवाल जी जेल जाएंगे। तो आपने निश्चित रूप से उन सारे पॉजिटिव फोर्सेस को इकट्ठा करने का काम किया। एक आखिरी सवाल जरूर पूछूंगा आपके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ। इसके बाद आप लेखक भी बन गए और आपकी एक पुस्तक भी आई, तो क्या है वो, जरा उसका भी खुलासा कीजिए। वो मेरी पुस्तक का नाम है ऐसे थे भारत के गांव। जी। आजकल की युवा पीढ़ी
में से आधे से ज़्यादा लोग कभी गांव गए ही नहीं, जी और जो पहले गए वो भी आज शहरों में आ गए, जी तो गांव को भूल गए। जी तो उस पुस्तक के माध्यम से मैंने बताया है कि पहले कैसे गांव में सब कुछ होता था। गांव के व्यक्ति को गांव से बाहर ही नहीं जाना पड़ता था। जी जब एक गांव में किसी की बेटी की शादी होती थी तो पूरे गांव की शादी होती थी। कोई अपने घर से बर्तन लेके आता था, कोई अपने घर से रजाई गद्दे लेके आता था, सर्व करने वाले भी गांव के लोग होते थे। जी वहाँ की इलाज की पद्धति पहले कैसे होती थी, गांव की बसावट कैसे होती थी, गांव के उद्योग धंधे कैसे होते थे, किस तरीके से गांव की एक दिनचर्या और पूरा सारा सिस्टम चलता था। तो वो उस पुस्तक के माध्यम से, क्योंकि मैं तो पूरा बचपन मेरा गांव में बीता है, मैंने तो एक एक चीज़ गांव में देखी है, जी तो उस पुस्तक के माध्यम से मैं आज के युवाओं को बताना चाहता हूँ कि इस तरीके के हमारे गांव होते थे। और आज हम भले ही शहर में आ गए हों, थोड़ा सा पीछे मुड़ के अपनी गांव की तरफ भी देख ले सब लोग, तो मुझे लगता है कि सरकार तो गांव के लिए कर ही रही है, सरकार के साथ साथ हम लोग भी अगर थोड़ा सा गांव के बारे में सोच लें जी तो गांव हमारे बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। मतलब मैं कह नहीं सकता विष्णु जी, आपने एक तरीके से जितनी जानकारी दी और जिस भावना के साथ आप काम करते हैं, वो निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक प्रेरक शक्ति है, प्रेरणा की तरह है। बल्कि मुझे तो लगता है कि जो भी मेरे दर्शक सुन रहे हैं, ज़रूर इनको भेजिए कि आप पे ही एक पुस्तक लिखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आपने चीज़ों की शुरुआत की, कैसे आगे बढ़े और किस तरीके से अपने दायरे को बढ़ाते चले गए। एक समय था, मुझे याद है, कि जब हम नेताओं से या किसी भी बड़ी हस्ती से मिलते थे तो हम किसी आस में मिलते थे, लेकिन समय बदला। आज की परिस्थिति में जब नए भारत, विकसित भारत की बात हो रही है, तो हर इंसान के अंदर एक शक्ति काम करती है कि हम क्या कर सकते हैं। और आप देखिए ना, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जब बात उठी कि क्या आप अपनी सब्सिडी छोड़ सकते हैं, तो 1 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। तो उन सारी शक्तियों को मिलाकर अगर देखें तो उन सब में एक बड़ी प्रेरक शक्ति मैं आपको मानता हूं कि आप बिना किसी उम्मीद में, बिना सरकारी सहायता लिए, आप खुद अपने दम पर, और वहाँ पर भी पैसों का जो आपने बताया कि खर्च कैसे होते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मेरा सौभाग्य है कि आप आए और बातचीत की और आपने सारी जानकारियाँ दी। मुझे लगता है कि समाज का हर व्यक्ति इस कहानी से प्रेरित होगा और आगे बढ़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। मुझे भी अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।